हेलो दोस्तों, वेलकम टू द डेली ब्रीफ, जहां हम मार्केट्स की सबसे बड़ी स्टोरीज और ट्रेंड्स को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट भव्या दुआ। आज है 20 सितंबर, फ्राइडे, और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं दो बड़ी स्टोरीज। आप हमें स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या किसी भी प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। और अगर आप पढ़ना पसंद करते हैं तो हमारी नो स्पैम न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर अ क्विक रन डाउन। सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आज बात करेंगे फेड रेट्स कट्स के बारे में, और फिर हम डिस्कस करेंगे इंडिया की ट्रेड डेफिसिट के बारे में, और आखिरी में हर बार की तरह हम डिस्कस करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग टिडबिट्स। तो चलिए आज की पहली स्टोरी से शुरू करते हैं। कल हमने यूएस फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट कट की पॉसिबिलिटी पर बात की थी, और क्यों ये ग्लोबल लेवल पर स्पेशली इंडिया के लिए मैटर करेगा। और आज फेड ने अपना फैसला कर दिया है। 4 साल में पहली बार फेड ने रेट्स 0.5% से कट किए हैं। ये एक ईजिंग साइकिल की शुरुआत है जिसका एम है कि यूएस इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग रखना जब लेबर मार्केट स्लो हो रही है और इन्फ्लेशन कम हो रही है। फेड के चेयर जेरोम पोवेल ने कहा, The US economy is in good shape. It's growing at a solid pace. Inflation is coming down. The labor market is in a strong pace. We want to keep it there. ये एक बड़ा स्टेप है, और आज हम देखेंगे कि इसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच इज आरबीआई अक्सर फेड की मॉनेटरी पॉलिसी के साथ अलाइन करता है। डायरेक्टली नहीं, लेकिन क्योंकि यूएस डॉलर ग्लोबल मार्केट्स में डोमिनेट करता है, जब फेड रेट्स कट करता है तब आरबीआई को भी कुछ टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। अगर आरबीआई फेड को फॉलो नहीं करता तो दो चीजें हो सकती हैं। नंबर 1, इंपोर्ट्स सस्ते हो सकते हैं। अगर आरबीआई अपने रेट्स हाई रखता है, जब फेड अपने रेट्स कम करता है, तो रुपी डॉलर के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग हो सकता है। स्ट्रॉन्ग रुपी का मतलब है कि इंपोर्ट्स जैसे ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी के दाम कम हो जाएंगे। सुनने में तो ये अच्छा लगता है, लेकिन ये इंपोर्ट्स को ज्यादा बढ़ा सकता है, जो इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर प्रेशर डाल सकता है। नंबर 2, एक्सपोर्ट्स महंगे हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग रुपी का मतलब है इंडियन गुड्स ग्लोबल मार्केट्स में ज्यादा महंगे हो जाएंगे, जो एक्सपोर्टर्स को नुकसान पहुंचा सकता है। जब हमारे प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ते हैं तो डिमांड कम होती है, और ये टेक्सटाइल्स, एग्रीकल्चर और आईटी सर्विसेज जैसे सेक्टर्स को इम्पैक्ट कर सकता है। ये सेक्टर्स रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट देने के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन आरबीआई का मेन काम इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना है, लेकिन साथ ही रुपी को स्टेबल रखना भी जरूरी है। जबकि इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स भी इंपॉर्टेंट हैं, आरबीआई की टॉप प्रायोरिटी रुपी की वैल्यू में बड़े स्विंग्स को रोकना और इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना होती है, स्पेशली जब फूड प्राइसेस अभी भी हाई हैं। ओवरऑल इन्फ्लेशन 2 to 6% के टारगेट रेंज में है, बट फूड इन्फ्लेशन अभी भी एक कंसर्न है। इसलिए आरबीआई रेट्स कट करने में जल्दी नहीं करेगा। सेबी के चेयरमैन सीएस शेट्टी ने कहा, व्हाइल द फेड रेट कट वुड इन्फ्लुएंस एवरीवन, the RBI would be mindful of food inflation before taking a call on interest rate cuts. ये बस predictions है। RBI के decisions domestic और global economic factors के mix पर depend करेंगे। इस uncertain time में Fed और RBI के moves पर नजर रखना crucial है। आने वाले महीनों में इनके decisions इंडिया के economic future को shape करेंगे। रुपी की वैल्यू से लेकर इंडस्ट्रीज की हेल्थ तक सब कुछ इम्पैक्ट होगा। तो ये थी आज की पहली स्टोरी, जिसमें हमने बात की कि यूएस फेड रेट कट्स इंडिया में कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं आज की दूसरी स्टोरी पे, जहां पे हम इंडिया की ट्रेड डेफिसिट पे फोकस करेंगे। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट अब अपने 10 मंथ हाई लेवल पर पहुंच गया है। अगस्त 2024 में इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के बीच का गैप ऑलमोस्ट 3000 करोड़ डॉलर्स तक पहुंच गया, जो मेनली गोल्ड इंपोर्ट्स में इंक्रीज और वीक एक्सपोर्ट्स का रिजल्ट है। इकोनॉमिस्ट को लगता था डेफिसिट 2300 करोड़ डॉलर्स के आसपास होगा, लेकिन ये 300 करोड़ डॉलर्स तक पहुंचा, जो एक्सपेक्टेड फिगर से 1/3 ज्यादा है। ये सुन के पहले तो डर लग सकता है, लेकिन सिचुएशन इतनी भी बुरी नहीं है। चलो मैं समझाती हूँ क्यों। ये ट्रेड डेफिसिट जो हम डिस्कस कर रहे हैं मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट है, जो सिर्फ फिजिकल गुड्स पर फोकस करता है। इसमें सर्विसेज इंक्लूड नहीं है। अगर हम सर्विसेज को भी काउंट करें तो इंडिया का एक्चुअली 1500 करोड़ डॉलर्स का सरप्लस है सर्विसेज में। तो जब मर्चेंडाइज डेफिसिट बढ़ रहा है, ओवरऑल ट्रेड इतना खराब नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है जो इन्वेस्टर्स के लिए काफी जरूरी है। चलो समझते हैं कि गोल्ड इंपोर्ट्स क्यों बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट्स क्यों गिर रहे हैं, और ग्लोबल इकोनॉमी का क्या रोल है। मैं ये भी बताऊंगी कि आगे इंडिया की इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। तो चलिए गोल्ड इंपोर्ट से स्टार्ट करते हैं।
गोल्ड इंपोर्ट्स के कारण डेफिसिट में सबसे बड़ा स्पाइक देखने को मिला। अगस्त में इंडिया के गोल्ड इंपोर्ट्स $100 करोड़ से ज्यादा हो गए थे, जो पहले के मंथली एवरेज से 3 गुना ज्यादा है। क्यों? रीसेंट इंपोर्ट ड्यूटीज में कट हुआ है 15% से 6% तक। इस वजह से ट्रेडर्स फेस्टिव सीजन से पहले ज्यादा गोल्ड स्टॉक कर रहे हैं ताकि लोअर प्राइसेस का फायदा उठा सकें। अच्छी बात यह है कि अगस्त का ये स्पाइक आने वाले मंथ्स में स्टेबलाइज हो सकता है। तो आइए दूसरे फैक्टर के बारे में बात करते हैं, जो है चाइना का इकोनॉमिक स्लोडाउन। चाइना की इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है, जिसके कारण वहां पे डोमेस्टिक कंजम्पशन कम हो गई है। इस वजह से चाइना अपने गुड्स बहुत सस्ते प्राइसेस पे एक्सपोर्ट कर रहा है, जो ग्लोबल मार्केट को फ्लड कर रहे हैं और इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए कम्पीट करना मुश्किल हो गया है। इसका असर इंडियन एक्सपोर्ट्स पे भी पड़ रहा है। तीसरा फैक्टर है ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शंस। फ्रेट कॉस्ट सप्लाई चेन इश्यूज के कारण बढ़ गई हैं, खासकर रेड सी और स्विस कैनाल जैसे की रूट्स पे। शिप्स को अब अफ्रीका के अराउंड लॉन्गर रूट लेना पड़ रहा है, जिससे कॉस्ट और डिलेज बढ़ गए हैं और इंडियन एक्सपोर्टर्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं। अब इंडिया क्या कर सकता है? ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स हैं, पर हम फिर भी कुछ लाइकली सॉल्यूशंस देखते हैं। आइए डिस्कस करते हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्शन की एक्सपेंशन। ट्रेड डेफिसिट को टैकल करने का एक बेस्ट तरीका है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना। मेक इन इंडिया और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स विच इज PLI स्कीम जैसे इनिशिएटिव्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं और गवर्नमेंट लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने में इन्वेस्ट कर रही है। लेकिन अगर ट्रेड डेफिसिट बढ़ता रहता है तो शायद हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग और फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज को दोबारा देखना पड़ेगा। दूसरा तरीका ये है कि सर्विसेज सरप्लस का फायदा उठाना। जब तक हम मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट को रिड्यूस कर रहे हैं, तब तक हम अपने स्ट्रॉन्ग सर्विसेज सेक्टर पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। इंडिया के ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स वर्ल्ड ओवर सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सर्विसेज एक्सपोर्ट्स को बढ़ाकर हम हाई मर्चेंडाइज डेफिसिट का असर कम कर सकते हैं। थर्ड फैक्टर है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना। एक और तरीका है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंडिया में ज्यादा से ज्यादा लाना। इवन तो कई कंट्रीज चाइना के ऑल्टरनेटिव्स देख रही हैं, इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन हो रही है। अगर हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट ला पाए तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम भी स्ट्रांग बना रहेगा। एंड में इंडिया के वाइडनिंग ट्रेड डेफिसिट की खबर थोड़ी वरिंग लग सकती है, लेकिन बड़ी पिक्चर देखना जरूरी है। इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स अपने हाईएस्ट लेवल्स पे हैं, जो शॉर्ट टर्म शॉक्स के अगेंस्ट एक बफर प्रोवाइड करते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए इंडिया को अपनी ओवरऑल ट्रेड इकोनॉमी पे काम करना होगा। लास्ट टाइम जब हमने 1990s में एक सीरियस बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस फेस किया था, तब सोल्यूशन था इकोनॉमी को लिबरलाइज करना। अभी सिचुएशन इतनी सीवियर नहीं है, लेकिन शायद हम उस एक्सपीरियंस से कुछ सीख सकते हैं ताकि अपनी इकोनॉमी को ट्रैक पे रखा जा सके। तो ये थी आज की दूसरी स्टोरी। अब इस डेली ब्रीफ को खत्म करने से पहले कुछ इंटरेस्टिंग टिडबिट्स बताते हैं। नंबर 1, इंडिया ने इसरो के स्पेस प्रोजेक्ट्स के लिए ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ रुपीस अप्रूव किए हैं। इनमें गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, एक नया मून मिशन और वीनस पर एक मिशन शामिल है। ये फंड्स रिसर्च को इनकरेज करने और प्राइवेट कंपनीज को स्पेस प्रोजेक्ट्स में इंक्लूड करने में मदद करेंगे। नंबर 2, जी एंटरटेनमेंट और स्टार इंडिया एक लीगल फाइट में है। ये फाइट $140 करोड़ के क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग डील को लेकर है, जिससे जी ने पुल आउट कर लिया। स्टार इंडिया अब जी से $94 करोड़ के डैमेजेस मांग रहा है। नंबर 3, अलीबाबा ने 100 से ज्यादा नए AI मॉडल्स लॉन्च किए हैं ताकि बायदू और माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनीज से कम्पीट कर सके। उन्होंने एक ऐसा टूल भी इंट्रोड्यूस किया है जिससे लोग बस एक सिंपल प्रॉम्प्ट टाइप करके वीडियो बना सकते हैं। नंबर 4, बाइनेंस ने वजीर X और उसके फाउंडर पर एक्विजिशंस लगाई हैं। बाइनेंस का कहना है कि $23 करोड़ के हैक के बाद वजीर X ने कस्टमर्स को उनकी रिलेशनशिप के बारे में गलत जानकारी दी है। बाइनेंस ने यह भी कहा कि उसने कभी वजीर X को ओन या कंट्रोल नहीं किया और वजीर X के पेरेंट कंपनी को यूजर्स का कॉम्पनसेशन देने की डिमांड की। तो ये थी आज की कुछ बड़ी स्टोरीज। मैं हूँ आपकी होस्ट भव्या दुआ और ये था आज का डेली ब्रीफ। मिलते हैं अगले एपिसोड में।